हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th का चैप्टर 1 चल रहा है और आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। बहुत ही इजी टॉपिक है। बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक साइकोलॉजी में मैं आपको बेसिक बता देती हूँ बिल्कुल कि बेसिक साइकोलॉजी होता है जहाँ पे हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं और उनके ऊपर थ्योरीज बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको तैयार करना, उसको स्टडी करके उसको समझना, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, वो सारी चीज़ें बेसिक साइकोलॉजी में आती हैं। और उन चीज़ों को जब हम अप्लाई करते हैं किस चीज़ पे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। तो जब वो एक्चुअली में नॉलेज अप्लाई की जाती है ह्यूमन बींग्स पे, तो दैट इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ सेइंग के बेसिक साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। तो जितने थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में वो बेसिक है साइकोलॉजी का, वो है बेसिक साइकोलॉजी के अंदर आता है। एंड दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो जब हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद डिफरेंट कंटेक्स्ट इन विच द थ्योरीज कैन बी अप्लाइड। और उन थ्योरीज़ को जब हम अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग कंटेक्स्ट यानी कि अलग अलग सर्कमस्टांसिस में अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम रिसर्च कैन बी मीनिंगफुली अप्लाइड। तो उसको जब हम अप्लाई कर सकते हैं मीनिंगफुली, तो उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो ऑन द अदर हैंड रिसर्च इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इवन दोज फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट आर मेनली करेक्टराइज्ड और सब्स्यूम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। तो रिसर्च जो है वो तो दोनों ही कंडीशन में ज़रूरी है। सेइंग के रिसर्च दोनों का ही पार्ट है, चाहे वो बेसिक साइकोलॉजी हो चाहे वो अप्लाइड साइकोलॉजी हो। बेसिक साइकोलॉजी में भी जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं। जो रिसर्च होती हैं उसी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन्स ड्रॉ करे जाते हैं। और ऐसे ही अप्लाइड साइकोलॉजी में भी हमारे रिसर्च जो है वो बहुत काम आती है। तो दोनों ही केस में रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग ड्यू टू एवर इंक्रीज डिमांड ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट सेटिंग्स, many fields that were regarded as primarily research oriented in previous decades have also gradually turned into application oriented। तो अब धीरे धीरे जो रिसर्चेज हुई थी उनको अप्लाई करा जा रहा है अलग अलग फील्ड्स में। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि स्कूल्स में एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशंस में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। तो अब वो एक्चुअली में क्या है कि वो जो रिसर्च ओरिएंटेड जिसको पहले माना जाता था वो भी अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया है। अब नई एमर्जिंग फील्ड्स हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है, अप्लाइड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। तो पहले सिर्फ क्या था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि हम उसमें पढ़ते थे कि डेवलपमेंट में क्या क्या बदलाव आते हैं। एक डेवलपमेंट जब होती है बच्चे की तो व्हाट आर द चेंजेस द चाइल्ड गोज थ्रू, कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी उसको बोलते थे। अब उस चीज़ को जब एक्चुअली में डेवलपमेंट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई किया जाता है टू चेंज और कंट्रोल द बिहेवियर और मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, तो उसको अब इन्होंने बोला डेवलपमेंटल अप्लाइड साइकोलॉजी। तो सेम चीज़ है, उसको अप्लाई किया जा रहा है, उसकी एप्लीकेशंस हो रही हैं, इसीलिए नाउ दे आर कॉलिंग इट अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ अप्लाई हो रही है जब। सो देर इज़ नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन। रिसर्च और एप्लीकेशन साथ साथ ही हैं, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को म्यूचुअली रीइंफोर्स करते हैं। रिसर्च होगी तभी तो अप्लाई कर पाएंगे, रिसर्च नहीं होगी तो हमें नॉलेज नहीं होगी चीज़ों की तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो दे आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो जैसे और भी हैं, इकोलॉजिकल साइकोलॉजी हो गई जो हमारे इकोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हो गई, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जो दो कल्चर्स के बीच में कैसे आपस में ट्रांसमिशन होता है वैल्यूज़ का, सिस्टम्स का, तो कल्चर्स को स्टडी करना। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जिसमें हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसका असर हमारे बिहेवियर पे कैसे होता है उसको स्टडी करना। स्पेस साइकोलॉजी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रिसर्च के साथ साथ
एप्लीकेशन भी चल रही है। तो बेसिकली द रिसर्च पार्ट वॉज अर्लियर नोन एज द बेसिक साइकोलॉजी, जहाँ पे सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता था, बट नाउ एवरीथिंग इज इवॉल्विंग एंड एमर्जिंग इनटू द एप्लीकेशन। तो अब इसको अप्लाइड साइकोलॉजी ज़्यादा बोला जाता है। तो रिसर्च से शुरू होता है एंड देन कम्स टू एप्लीकेशन, तो वो हो जाती है अप्लाइड साइकोलॉजी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ आ रहा है कि साइकोलॉजी और दूसरे डिसिप्लिन्स का आपस में क्या रिलेशन है। साइकोलॉजी में कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स का सपोर्ट लिया जाता है, बिकॉज सिर्फ बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं कर सकते, बिना एनवायरनमेंट के नहीं कर सकते, बिना जेनेटिक्स के स्टडी नहीं कर सकते। तो हमें बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें हेल्प चाहिए होती है, ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिसकी सपोर्ट से एक स्टडी पूरी हो पाती है साइकोलॉजी में। सो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन्स से हमें नॉलेज मिलती है और उनके ही हेल्प से जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो पूरे तरीके से साइकोलॉजी की थ्योरीज डेवलप कर पाते हैं। तो इन स्टडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर साइकोलॉजी शेयर इज नॉलेज विद न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस। तो ब्रेन और बिहेवियर की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो उसमें हमें न्यूरोलॉजी की भी ज़रूरत है, हमें फिजियोलॉजी की भी ज़रूरत है, बायोलॉजी की भी ज़रूरत है, मेडिसिन की, कंप्यूटर साइंस की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्योंकि सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं तो हमें एंथ्रोपोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को उनके एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी की भी ज़रूरत होती है कि कैसे सोशलाइज किया जाता है, सोशल वर्कर्स की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे हो साइकोलॉजी को एज इसमें साइंटिफिक भी देखा जाता है, और एक अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटीज़ के जितने डिसिप्लिन है उससे भी सारी चीज़ें ली जाती हैं। इसलिए इनको हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, दैट इज़ वाई आप यहाँ देख सकते हो कि बिना साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के या फिर बिना आपके ह्यूमैनिस्टिक डिसिप्लिन्स के भी काम नहीं चलता है। हमें साइकोलॉजी में दोनों ही एरियाज़ की इक्वली इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है। तो शुरुआत इन्होंने किससे करी है? फ़िलॉसफी से करी है। क्यों करी है? बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था, फ़िलॉसफी ही थी साइकोलॉजी से पहले। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या था कि फ़िलॉसफी जो था उसी में फ़िलॉसफी की ही सारी बातें करी जाती थी। लोगों के मोटिवेशन और इमोशंस को ही स्टडी करना या उनके बारे में बातें करना फ़िलॉसफर्स का ही काम होता था, जो इस तरह की बातें करते थे कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें आइडियल कैसे बनना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारी सोच किस तरह होनी चाहिए। बट साइंटिफिकली इसको एक्चुअली विलियम वुड ने जब फर्स्ट टाइम अपनी जो इस्टेब्लिश लैब करी थी साइकोलॉजी की, उस टाइम इसको साइंटिफिकली जो एक अप्रोच जो मिली थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अदरवाइज़ क्या था, पहले तो ये एक फ़िलॉसफी की तरह ही पढ़ा जाता था, बट अब क्या है, बिकॉज इट इज़ अ मोर ऑफ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस ग्रेटली ड्रॉज फ्रॉम फिलोसफी, particularly with respect to method of knowing various domains of human nature। तो फिलॉसफी से बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं। फिलॉसफी को एक तरह से आप द मदर ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हो। वहाँ से आइडियाज़ आए हैं, बहुत सारे थॉट्स आइडियाज़ फिलॉसफी से लिए गए हैं, बट उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है और एक्सपेरिमेंटल मेथड से, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच से कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं। साइंटिफिक तरीका फॉलो करते हैं, बट अगेन कह रहे हैं कि बेस्ड तो फिलॉसफी पे ही है ये, ठीक है। फिर मेडिसिन में क्या है, मेडिसिन का क्या रोल है? मेडिसिन में डॉक्टर्स हैव रियलाइज दैट द मैक्सिमम हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड। जैसे हम ये सुनते हैं ना कि अगर हेल्दी माइंड होगा तभी हेल्दी बॉडी होगी। तो इसीलिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है, रखा जाता है। और द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंगेजिंग इन हेल्थ हैजार्डस बिहेवियर एंड एडहेरिंग टू द प्रिस्क्राइब डॉक्टर रिजीम। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का काम आता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं वहाँ पे
वो जो है अपने बिहेवियर को कैसे हेल्दी रखें, अपने बिहेवियर को ख़राब ना करें, और जो डॉक्टर ने रिजीम फॉलो करने के लिए बोला है उसको फॉलो करें। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई मेडिसिन में भी साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल आता है। तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है या एड्स का पेशेंट है, तो वो फिज़िकली चैलेंज अगर कोई है, हैंडीकैप है, फिज़िकली चैलेंज है, तो वो वैसे भी फिज़िकली बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं वो लोग, क्योंकि उनका जो इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। इसीलिए उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर कि डॉक्टर के अलावा काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रह सकें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रख सकें, और वो इन चीज़ों को इनके ट्रीटमेंट्स में जो है उसमें वो ईज़िली उस चीज़ को झेल सके, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर होता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी फिर साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिकल नॉलेज की और काउंसलिंग की। फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में कैसे आ जाता है, तो साइकोलॉजी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द स्टडी ऑफ माइक्रो लेवल इकोनॉमिक बिहेवियर, लोगों का कैसा होता है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है, सेविंग बिहेवियर कैसा होता है, डिसीजन मेकिंग क्या हो कैसे करते हैं लोग, कैसे इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल उसमें ऑर्गेनाइजेशंस में लोग, और कैसे बिहेव करते हैं, कस्टमर कैसे बिहेव करता है। तो इकोनॉमिक्स के भी बिहेवियरल स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है साइकोलॉजी से। और यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर आर 3 स्कॉलर्स हु हैव वर्कड ऑन सच प्रॉब्लम्स हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, नेमली एच साइमन, डी कैनमैन एंड डी शेलिंग। इन्होंने ने काम किया था इस चीज़ पे। और लाइक इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस टू ड्रॉज कंसिडरेबली फ्रॉम साइकोलॉजी। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं हेल्प मिलती है साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी भी इन सब्जेक्ट से बहुत सारी चीज़ें लेता है, particularly in understanding issues related to exercise of power, authority, nature of political conflict, लोग कैसे वोट करेंगे, किस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में भी साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कम टुगेदर टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और साइकोलॉजी कैसे हेल्प करता है, जब हम ये स्टडी करते हैं कि हम एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे बिहेव करते हैं, या लोगों के बीच में किस तरह का बिहेवियर होता है, वहाँ पे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी एक साथ काम करती है। देन कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस का जो यूज़ है वो ऑलरेडी हमारे साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में तो बहुत ज़्यादा होता ही है। जब हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे MRI मशीन्स का यूज़ होता है या EEG मशीन्स का यूज़ होता है, so one can see that how term of how computer is structured. It is memory organized sequentially and simultaneous processing of information. तो कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये अपने कंप्यूटर नॉलेज का यूज़ करके कॉग्निटिव साइंस की स्टडीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। कॉग्निटिव मतलब जो मैंने आपको बोला कि हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिर लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, लॉ और क्रिमिनोलॉजी में एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि टू नो द बिहेवियर ऑफ द विटनेस, कि विटनेस कैसे बिहेव करेगा या क्रिमिनल कैसे बिहेव करेगा, और हाउ वेल द रिपोर्ट सच एज फैक्ट्स व्हेन टेकिंग द विटनेस स्टैंड इन द कोर्ट। तो कैसे बिहेवियर विटनेस का जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ, या फिर जो विटनेस बोलते हैं वहाँ पे, जैसे कोई क्रिमिनल केस है तो वहाँ पे विटनेस का बिहेवियर कैसे मॉडिफाई होता है, कैसे चेंज होता है, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, वो सारी चीज़ें क्रिमिनल साइकोलॉजी में स्टडी होती है। तो दीज आर दी ऑल डायमेंशंस। तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशनल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिलॉसफी, ये सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो हमारे जिसमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, और जिसके अंदर साइकोलॉजी में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजी को भी पढ़ने में हेल्प मिलती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। दीज आर दी सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स। फिर आता है मास कम्युनिकेशन।
मास कम्युनिकेशन में तो देखा ही है आपने, जैसे मास मीडिया किस तरह लोगों की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है, एंड हमारी थिंकिंग, एटीट्यूड, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है मीडिया के थ्रू, तो वो सारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है और साइकोलॉजी से उनको हेल्प मिलती है स्ट्रैटेजीज बनाने में, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से मास कम्युनिकेशन में भी साइकोलॉजी हेल्प करता है। फिर म्यूज़िक और आर्ट्स में म्यूज़िक एंड इमोशंस, क्योंकि म्यूज़िक से इमोशंस बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और एक म्यूज़िक थेरेपी भी होती है जिसमें वो म्यूज़िक से ही लोगों की स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल कम करने में हेल्प मिलती है। तो म्यूज़िक में भी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ का बहुत यूज़ हुआ है, और म्यूज़िक की वजह से साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ भी बनी हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर का मतलब हो गया, जैसे आपको पता है कि आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आस्क एनी आर्किटेक्ट, ही और शी मस्ट सेटिस्फाई हिज क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग मेंटल एंड फिजिकल स्पेस। तो लोगों को किस तरह का डिज़ाइन पसंद आएगा, किस तरह की इंजीनियरिंग करें कि लोग जो हैं उस जगह में जाने में अच्छा फील करें, कंफर्टेबल फील करें, किस तरह के स्ट्रीट्स एंड हाईवेज डिज़ाइन करने हैं जो लोगों के अकॉर्डिंग सेफ भी हो और साथ साथ यूज़र फ्रेंडली हो या कस्टमर फ्रेंडली हो। तो वो सारी चीज़ों के लिए इनको साइकोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है। तो ये सारे डिसिप्लिन जो हमने पढ़े अभी, वो सब जो यहाँ दिखाए हुए हैं, इन सब में साइकोलॉजी का इक्वल रोल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देती हूँ आपको। तो दीज आर दी डिसिप्लिन्स, ये डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे साइकोलॉजी का यूज़ होता है, साइकोलॉजी की स्टडीज़ का यूज़ होता है। तो साइकोलॉजी भी इनमें अपना रोल प्ले करती है, और इनकी भी हेल्प से साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो दे आर इंटर रिलेटेड एंड म्यूचुअली सपोर्टेड टू ईच अदर। अब आगे इसके नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, यानी कि साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए, कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।